गरिमा बचपन से ही देवराज के घर में रहती थी, क्योंकि उसकी माँ भी देवराज के घर में नौकरानी का काम किया करती थी। कुछ साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में देवराज की पत्नी और गरिमा की माँ की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद देवराज के साथ ही गरिमा उसके घर में रहती थी और उसकी देखभाल किया करती थी। देवराज का बेटा पुनीत अपनी पत्नी राशि के साथ जयपुर रहा करता था और अपने पिता की बीमारी की खबर सुनकर वो अपनी पत्नी को लेकर घर आता है और अपने पिता को हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता देखकर कहता है, पिताजी, आप तो बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मुझे तो लगा आप हॉस्पिटल में होंगे। बेटा, तू यही चाहता था कि मैं तुझे हॉस्पिटल में नजर आऊं। नहीं पिताजी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। वो क्या है ना कि मैं अपना सारा काम छोड़कर आया हूँ और मैं बहुत परेशान भी हो गया था, इसलिए ऐसे मुंह से निकल गया। हाँ ससुर जी, वरना हम क्यों चाहेंगे कि आप हॉस्पिटल में रहें। हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा ठीक रहें। अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों को मुझसे दूर रहने की क्या जरूरत है। यही रहो मेरे साथ। अपने इतने बड़े घर में किराए के घर में रहने की क्या जरूरत है। आखिर कमी क्या है। हाँ, आप तो यही चाहते हैं कि हम यहीं रहें ताकि मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रख लें। ससुर जी, वो क्या है ना कि हम लोग शुरू से वहीं रहते आ रहे हैं, इसलिए हमारा दिल वहीं लगता है। लेकिन देखिए ना, आप जब भी बुलाते हैं हम आ जाते हैं ना मिलने। हाँ पिताजी, राशि बिल्कुल ठीक कह रही है। तू तो है ही जोरू का गुलाम। तुझे तो अपनी बीबी की सारी बातें सही लगेंगी ना। ऐसी बात नहीं है पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। बस कर बेटा, बस कर। मुझे ज्यादा मत समझा। अब आ ही गया है तो कुछ दिन रुक जा। लेकिन इस बार तो मैंने तुझे नहीं बुलाया। तू कैसे आ गया। देवराज अपने बेटे बहू से बातें कर रहा था कि तभी पीछे से उसकी नौकरानी की बेटी गरिमा वहां आकर कहती है, बड़े मालिक, छोटे मालिक और मेम साहब को हम ही फोन करके बुलाए थे। वो कल आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको खुश रखने की जरूरत है। तो हमें लगा आप सबसे ज्यादा खुश तो छोटे मालिक को देखकर ही होते हैं, इसलिए मैंने आपसे बिना पूछे ही फोन करके इन्हें बुला लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारा दिल किया, इसलिए तुमने फोन करके बुला लिया हमें बिना किसी को पूछे। एक नौकरानी हो, नौकरानी ही बनकर रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो तुम। बहू, गरिमा ने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि मेरे अपने होने के बावजूद जो तुम लोग मेरी तकलीफ नहीं समझते वो ये बच्ची समझती है, इसलिए उसने तुम्हें फोन किया। पिताजी, आप इस नौकरानी को बहुत ज्यादा छूट नहीं दे रहे हैं। आज ही हमारे पर्सनल फैसले खुद ले रही है, कल पता नहीं क्या करेगी। छोटे मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो बस मालिक की खुशी के लिए ही आप लोगों को फोन किया था। बेटी, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तूने ये सब मेरी खुशी के लिए किया है। जो मेरे अपने हैं उन्हें ये सोचना चाहिए, वो तू एक पराई होकर सोचती है। देवराज की बात सुन के उसके बेटे बहू अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक रोज गरिमा किचन में खाना बना रही थी। तभी राशि वहाँ आकर कहती है, तुम ये क्या बीमारों वाला खाना बना रही हो। मुझे ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाने की आदत है और लगता है तुमने ससुर जी को यही बीमारों वाला खाना खिला खिला कर बीमार कर दिया है। मेम साहब, बड़े मालिक को ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना डॉक्टर ने मना किया है। अगर वो इतना मिर्च मसाले वाला खाना खाएंगे तो परेशान हो जाएंगे और उनकी तबीयत तो और खराब हो जाएगी ना। यही तो मैं चाहती हूँ कि उनकी तबीयत खराब हो जाए और वो मेरी सासू माँ के पास पहुँच जाए, जिसके बाद ये सारा पैसा प्रॉपर्टी सब मुझे और मेरे पति को मिल जाए। वो मेरे ससुर हैं, तुम्हारे नहीं। उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम देखना, एक बार मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हे भगवान, भीम सब ये क्या कर रही हैं? मालिक के लिए मिर्च मसाले वाला खाना जहर है, लेकिन ये मेरी बात सुनेंगी नहीं। गरिमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और घर के बाकी कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ नाश्ता करने बैठते हैं और जैसे ही देवराज खाने का पहला निवाला मुंह में रखता है, जोर जोर से खांसने लगता है। तभी गरिमा जल्दी से उसे पानी पिलाती है, जिसके बाद वो कहता है, गरिमा बेटी, इतनी सारी मिर्ची, आज तक मेरे खाने में तो कभी मिर्ची नहीं होती थी। तुझे पता है ना, मिर्च मसाले मेरे लिए जानलेवा है। फिर भी नहीं बड़े मालिक, ये खाना मैंने नहीं, मालकिन ने बनाया है और मैंने उनको कहा भी था कि बड़े मालिक को ज्यादा मिर्च मसाला नुकसान करता है, लेकिन इन्होंने सुनी ही नहीं। हे भगवान, ये गरीब काम वाली कितना झूठ बोलती है। आपको लगता है पुनीत कि मैं ससुर जी को वो खाना दूंगी जो उन्हें नुकसान पहुंचाए?
राशि, तुम अपना दिल छोटा मत करो। मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रही, इसने ही नहीं बताया होगा ताकि पिताजी की नजर में इसके नंबर बन जाए कि इसके सिवा कोई और पिताजी का ख्याल रख ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है बड़े मालिक, मैं सच बोल रही हूँ। कोई नहीं बेटा, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है। देवराज इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद गरिमा उसके लिए सादी मूंग दाल की खिचड़ी और उसकी दवा लेकर उसके कमरे में आती है और बोलती है, बड़े मालिक, छोटे मालिक और मेम साहब मुझसे क्यों चिढ़ते हैं? अब तुझे कैसे बताऊं बेटी, मेरी खुद की औलाद होकर वो मेरे मरने की राह देख रहे हैं ताकि मेरे मरने के बाद मेरी सारी दौलत उन्हें मिल जाए। और पराई होकर तू मेरा ख्याल रखकर मेरा जीवन बढ़ा रही है तो चिढ़ेंगे ही ना। बताइए ना बड़े मालिक। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, तू अपना मन छोटा मत कर, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। तू जाके अपना काम कर। देवराज के कहने पर गरिमा वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन देवराज अपने बहू बेटे के कमरे के बाहर से गुजर रहा था और वो उनकी बातें सुनता है। यार मेरे काम का नुकसान हो रहा है, और एक ये पिताजी हैं जो बिन बात के लिए अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करते रहते हैं हमें बुलाने के लिए, और इनको कुछ होता तो है नहीं। होगा भी कैसे, तुम्हारी वो गरीब काम वाली है ना, उनकी देखभाल करने के लिए, वो उनको कुछ नहीं होने देगी। वो तो ऐसे हुक्म चलाती है इस घर पर और ससुर जी पर जैसे ये घर उसी का हो। ये तुमने सही कहा, पिताजी उसकी बहुत सुनते हैं। भगवान जाने क्या जादू किया उसने पिताजी पर। पिताजी के मरने के बाद ना एक बार सब कुछ मेरा हो जाए तो बस सबसे पहले इस गरीब काम वाले को निकालूंगा। अपने बेटे बहू की सारी बातें सुनने के बाद देवराज को बहुत दुख होता है और उससे अपने खुद के बच्चों की ऐसी सोच और बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो चुपचाप अपने कमरे में वापस जाता है और सोचने लगता है, जो लोग पैसे के लिए अपने पिता के मरने का इंतजार कर रहे हैं, उनके दिन गिन रहे हैं, एक गरीब काम वाली को वो लोग क्या मानेंगे। लेकिन मेरी वही बेटी है, उसने हर समय मेरा साथ दिया, इसलिए मेरा सब कुछ उसका ही होगा। देवराज इतना सोचकर अपने खानदानी वकील को कॉल करके सारी बात बताता है और अपना सब कुछ गरीब काम वाली गरिमा के नाम कर देता है। ऐसे ही थोड़ा वक्त और बीतता है, लेकिन देवराज अपने बहू बेटों की बातों को दिल से नहीं निकाल पाता और सदमे में मर जाता है। अगले दिन सुबह देवराज के कमरे से नीचे ना आने पर सभी लोग उसके कमरे में जाते हैं और उसे जमीन देखकर डॉक्टर को बुलाते हैं और चेकअप के बाद पता चलता है कि देवराज मर चुका है, जिसे सुनते ही गरिमा जोर जोर से रोने लगती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन गरिमा देवराज की तस्वीर के सामने बैठकर रो रही थी। तभी पुनीत और राशि वहाँ आकर कहते हैं, अरे बस भी करो, कितना नाटक करोगी, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। वो मेरे पिताजी थे, तुम्हारे नहीं, और अब वो भी नहीं रहे तो तुम्हारा भी इस घर में कोई काम नहीं है। चलो निकलो मेरे घर से। लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, लेकिन अब हमें गरीब काम वाले की जरूरत नहीं है। राशि इतना कहकर गरिमा का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ ले जाने लगती है। तभी उनका खानदानी वकील वहाँ आता है और पुनीत को उसके पिता की वसीयत के बारे में बताता है, जिसके मुताबिक उसके पिता देवराज ने अपना सब कुछ अपनी गरीब काम वाली के नाम कर दिया था, जिसे सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और इस तरह वो दोनों सड़क पर आ जाते हैं और उनकी गरीब काम वाली माला माल हो जाती है।